पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कौन कौन से सीड्स इस वक्त लगा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने ये जो सीड्स यहाँ पे जर्मिनेट करे हैं इनको किस तरह से लगाया और किस तरह से इनको जर्मिनेट करा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और हमने इसमें हमारा क्या क्या सक्सेस एंड फेलियर्स हुए। इसमें पॉटिंग मिक्स हमने किस तरह से बना सकते हैं और सीडिंग करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी इसमें बातें करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से लगाया। हमने यहाँ पर जो सीडिंग करने के लिए जो मिक्स तैयार किया उसमें कोकोपीट, सॉइल और रिवर सैंड और थोड़ी सी कंपोस्ट, ये सभी इसमें लगभग बराबर मात्रा में ली थी और उसको इस तरह से मिक्स करने के बाद हमने ये पॉटिंग मिक्स तैयार किया। उसके बाद ये ग्लासेस को जो हम यूज़ कर रहे हैं इस सैपलिंग लगाने के लिए, इसमें इस तरह से पीछे एक होल बना लेंगे ताकि इसमें ड्रेनेज आराम से हो सके पानी का। और इसमें पॉटिंग मिक्स को इस तरह से पूरा भर देंगे दबा दबा के कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये सॉइल मिक्स इसमें आ जाए, ताकि जब इसमें बीज लगे तो उनके पास ज़्यादा सॉइल हो ग्रो करने के लिए। इसके बाद हमने इसकी वाटरिंग करनी है और इसमें जो वाटरिंग करनी है हमने इसको कंप्लीट वाटरिंग करनी है ताकि इसमें से पानी पूरी तरह से ड्रेन होने लगे और ये पूरी तरह पानी में भीग जाएं। और ये नहीं करना कि इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया। पानी पूरा इनको भिगाने के बाद उसके बाद ही हमने इसके अंदर फिर हम बीज लगा सकते हैं। ये जो सीड्स हैं इसको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था, इससे ये थोड़ा सा इनको जर्मिनेशन में मदद मिल जाती है। इसकी जो ऊपर की जो हार्ड लेयर होती है वो आराम से जर्मिनेट होने के लिए रेडी हो जाती है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। और ये जो ग्रोइंग मीडिया में हम सीड्स लगाएंगे इसको लगभग आधा इंच की डेप्थ पर हम लगा सकते हैं। जितने बड़े हमारे सीड्स हैं उतनी गहराई पर इनको हम एज अ थंब रूल मानकर लगा सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसमें सीड्स लगा देंगे। इसके बाद हमें हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं इस तरह से ग्लासेस के ऊपर ही। उसकी ऊपर की सतह को बस हमें इसको लाइटली, जो हमारा मीडियम है ग्रोइंग मीडियम, उससे इसको ढक देना है बराबर से। सबको लाइटली थोड़ा थोड़ा हम ढकेंगे और इस तरह से इसको पूरी तरह करने के बाद हम इसमें एक लाइट वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पूरा पानी पहले ही दे दिया था। तो बस अब ऊपर से हम लाइट वाटरिंग करेंगे और ये जब तक जर्मिनेट नहीं होंगे तब तक हम बस ऊपर, अगर इसकी सॉइल की लेयर सूख जाती है तो इसको बस मॉइस्ट रखेंगे और इसको जर्मिनेट होने तक हम इस तरह से रखेंगे। हमने इसको फुल सनलाइट वाले एरिया के अंदर रखा है, लेकिन इसको शेड के नीचे रखा है जहाँ पर सनलाइट तो पूरी आती है लेकिन वो एरिया ऊपर ग्रीन नेट से शेडेड है। तो अब कुछ 4 दिनों बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी जर्मिनेशन इसमें स्टार्ट हो गई है। और इसमें अभी तक हमने एक भी बार वाटरिंग नहीं करी क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ठीक था और इसका सॉइल आप देख सकते हैं अभी भी इसमें नमी बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर भी हमने कुछ सीड्स लगाए थे सेम डे पर, तो इसकी लेयर हम ऊपर की देख सकते हैं थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। तो बस हम इसको इतना ही पानी देंगे कि ये लाइटली मॉइस्ट हो जाए। इसको हम इस स्प्रे बॉटल की मदद से इस तरह से पानी दे सकते हैं, लाइटली एक शॉवर दे सकते हैं। अगर ऊपर की लेयर ज़्यादा ड्राई होती है तो हम इसको वाटरिंग कैन से भी पानी दे सकते हैं। और इस तरफ हमने आज भी इसको पानी नहीं दे रहे। तो अब हम देख सकते हैं कि 8 दिन बाद जो हमारे इसमें सीड्स जर्मिनेट हुए थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और कुछ सीड्स इसमें अभी भी जर्मिनेट हुए नहीं हैं, वो जर्मिनेट होना बाकी हैं। इसको हमने एक बार बीच में पानी लगाया था लाइटली, और जब जब ये हमें ऊपर की इसकी लेयर ड्राई दिखे तो हम इसमें पानी दे सकते हैं। और जैसे जैसे सीड्स हमारे बड़े होते जाएंगे जर्मिनेट होने के बाद तो इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब आज 21 डेज़ इसको हो चुके हैं और हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें से जो जो सैपलिंग्स बड़े हुए थे उनकी ग्रोथ किस प्रकार से है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमको आई, इसमें सारे एक तो सीड्स कुछ जर्मिनेट नहीं भी हुए और उसके बाद इसमें पिछले हफ्ते जो काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी उसमें बहुत सारे सैपलिंग्स हमारे मर गए। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो इसमें ये भिंडी लगी है,
ये पूरी अच्छी खासी बड़ी हो गई थी और उसके बाद ये लास्ट रेन में बारिशों में मर गई, तो इसको मुझे दोबारा लगाना पड़ा। और कुछ सीड्स इस सेक्शन में जर्मिनेट ही नहीं हुए। इनमें इतना ज़्यादा बारिश के समय भी पानी पड़ा, कुछ उसकी वजह से इसमें सड़ गए और कुछ शायद इसमें से सीड्स जर्मिनेट होने लायक ही नहीं थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये सैपलिंग्स बीज हमने किस तरह से जर्मिनेट कराए। अब यहाँ पर हमें कुछ सक्सेस हुई और कुछ फेलियर्स हुए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो ये पॉटिंग मिक्स हमने यूज़ किया, ये स्नेक प्लांट का सैपलिंग है। तो उसमें ये हमने पॉटिंग मिक्स जो हमने बनाया, इसको हमने किस तरह से इसमें तैयार किया। तो इसमें हमने देखा कि हमने इसमें कोकोपीट, सॉइल, सैंड और कंपोस्ट लगभग बराबर मात्रा में सारे ले लिए। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप अपने पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे भी इसको मिक्स को बना सकते हैं। इसमें हम इस बात को समझते हैं कि कोकोपीट का इसमें जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि ये बीज जो हैं आराम से, बीजों को जब जर्मिनेट होना होता है तो उनके ऊपर ये जो ऊपर की इसकी जो टॉप का जो सरफेस है, इसका लाइट होना, यानी जो सॉइल मीडियम है इसका लाइट वेट होना, ये ज़रूरी है ताकि बीज इसमें से स्प्राउट होकर इसको पुश करके बाहर आ सकें। तो कोकोपीट इस मीडियम को एक लाइटनेस प्रोवाइड करता है। और साथ ही इतनी गर्मी में, क्योंकि पानी इसको हम बार बार दे नहीं सकते, तो वो कोकोपीट जो है इसकी पानी की लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। पानी वो ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब कर पाता है और ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इस कारण से हम इसमें कोकोपीट मिलाते हैं। उसके बाद हमें इसमें जो हम गार्डन में सॉइल यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल हमारा मिट्टी होती है, उसको तो हमने इसमें मिलाना ही है। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी लेकर और उसमें थोड़ी सी किचन कंपोस्ट लेकर, किचन कंपोस्ट भी इसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में उसकी भी पानी लेने की क्षमता अधिक होती है और वो पानी को सोख के रख सकता है। तो हमने अगर नॉर्मल सॉइल में 50% सॉइल लेके या 50% कंपोस्ट लेकर अगर हम मिलाकर इसमें बीज लगाते हैं तो भी हमें बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। उसके बाद हमने इसमें सैंड ऐड किया। तो रिवर सैंड का पर्पस होता है कि इसके अंदर एक छिद्रता को बढ़ाना, यानी इसका ड्रेनेज जो है इम्प्रूव करना, ताकि इसमें पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो सारा का सारा पानी ये अपने ऊपर ना सोख ले और वो पानी बाहर भी निकाले, इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएं और वो नीचे से जो हमने इसमें होल किया था उसके ज़रिए ये एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाले। तो जो सैंड की मात्रा है इसमें 10-20% हम मिला सकते हैं। तो इन चारों जो हमने ऑप्शंस देखे, कोकोपीट, सैंड, सॉइल और कंपोस्ट, इनको हम वेरी करा सकते हैं। कंपोस्ट तो हम सारी सीडलिंग्स में थोड़ा सा डाल सकते हैं 20 से 30%, ताकि ये जब सीडलिंग बड़ी होने लगती हैं, इनिशियली तो इनको अपनी जर्मिनेशन के बाद तक कुछ दिनों तक इनको न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब जैसे जैसे ये इसका रूट सिस्टम डेवलप करने लगता है, इसकी जड़ें बढ़ने लगती हैं, तो इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमने इस मीडियम में खाद मिलाई होगी, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलाया होगा, तो इसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और ये सैपलिंग्स हमारी जो हैं ये इसमें अच्छे से ग्रो कर पाएंगी, इसका रूट सिस्टम अच्छा सा डेवलप हो पाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो सीड्स होती हैं जो गर्मियों की, इनकी जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, इनका रूट सिस्टम जो काफ़ी बड़ा होता है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, तो इनकी सॉइल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इनको हम जितने बड़े कंटेनर में या जितनी ही बड़ी इस ग्लास में हम लगाते हैं, जर्मिनेट कराते हैं, तो उतना ही अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर हम इनको इस तरह से छोटी जगहों में लगाएंगे तो ये काफ़ी जल्दी ये सूख जाती हैं, तो इनको हमें बार बार आकर पानी भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको बड़े में लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और गर्मियों में एक बात और हमने नोटिस करी है कि ये जो गर्मी मई जून के 2 महीने होते हैं, इसमें सैपलिंग्स में जो इंसेक्ट्स या पेस्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इन सैपलिंग्स को आप रेगुलरली आकर इंस्पेक्ट करें। छोटी छोटी सैपलिंग्स पर सिर्फ़ और सिर्फ हम ये वाटर स्प्रे कर जो अगर हमें थोड़े बहुत अगर इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, कीड़े दिखाई देते हैं, तो हम उनको स्प्रे गन से ऐसे आराम से हटा सकते हैं। उसके बाद स्पेशली हमने इसमें भिंडी की जो सैपलिंग्स हैं, ये ओकरा की जो सैपलिंग्स जिसे बोलते हैं हम भिंडी, इसमें नोट किया कि इसको ट्रांसप्लांटिंग, इसको भिंडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा यह गया, ये अभी 1 हफ़्ते पुरानी है, ये जैसे जैसे ज़्यादा दिन पुरानी होती जाती है तो इसकी रूट्स जो हैं यहाँ से बड़ी होने लगती हैं। तो उनको अगर जगह नहीं मिलती, अगर हम इनको सही टाइम पे ट्रांसप्लांट नहीं करते, तो ये इसमें पड़े पड़े ही इसमें
मरने लगती हैं। इसके बजाय जब हमने इसको डायरेक्ट सैपलिंग को उगाया तो ये बहुत हेल्दी हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो सैपलिंग्स होगी वो ज़्यादा हेल्दी होगी। इसके बाद हम सीड्स को एक नॉर्मल ट्रीटमेंट देने के लिए हम इनको 4 से 5 घंटे सनलाइट के अंदर नीचे रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में हम इसको रख दें, उसके बाद हम इसको रात भर भिगोकर और फिर नेक्स्ट डे हम इसको जर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे सिंपल मेथड है सीड ट्रीटमेंट का। इसके बाद जब हम सीड जर्मिनेट करते हैं तो एक प्रॉब्लम और आती है कि जो सीडलिंग होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और वो लैगर्ड होने लगती हैं, मतलब झूलने लगती हैं एक साइड पे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये इसका एक ही कारण होता है कि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही। वो जर्मिनेट तो हो गई, जर्मिनेशन के वक्त उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो जर्मिनेट होती हैं फिर उनको सनलाइट चाहिए होता है। अदरवाइज़ वो सनलाइट को खोजते हुए अपनी लेंथ को बढ़ाती जाती हैं, तो वो इतनी लंबी हो जाती हैं और वो सूरज की रोशनी को ढूंढने के कारण ऐसा होता है। और उनको जब तक सनलाइट नहीं मिल जाती तो वो इस तरह से लंबे होते जाते हैं और फिर वो एक तरफ झुक के मर जाती हैं। तो इसलिए सैपलिंग्स को इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखें जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आती हो, लेकिन इस तरह से एक शेड बनाकर, शेडी एरिया बनाकर, ताकि इनको आधी सनलाइट मिल सके और आधी शेड भी इनको साथ साथ मिल सके। तो उसके बाद इनकी जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर हमने इनको फुल शेड में रखा तो फिर ये सैपलिंग्स थोड़ी लैगर्ड होंगी और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ़िलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप भी इस तरह से अपने घरों में इन सब्जियों को, बीजों को उगाएंगे और गार्डनिंग का लुत्फ़ उठाएंगे।